एक टेस्ट ट्यूब है, ये बनी है एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में नीचे की ओर हमने लिया है, क्या लिया था बताएंगे? सोडियम क्लोराइड लिया है। सब लोग बनाते भी जाएंगे सोडियम क्लोराइड। सभी को दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? अब देखेगा सोडियम क्लोराइड है एक, हाँ एक परख नली है, उसमें हमने सोडियम क्लोराइड रखा हुआ है। अब हम इसके बाद उस परख नली को क्या कर रहे हैं, ये वही परख नली है, अलग से बनाना है। उसी परख नली में हमने क्या किया, एक कॉर्क लगाया है और ये एक निकासी पाइप है, मतलब यहाँ से जो गैस बनेगी वो निकलने वाली है, ये निकासी पाइप है। यहाँ पर ये हो गया सोडियम क्लोराइड और HCl ले रहे थे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है क्या, या शांत सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, H2SO4 लिया है। यहाँ पर ले रहे हैं HCl नहीं H2SO4। अब यहाँ देखो ज़रा, ये एक हमने टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया है और यहाँ पर एक ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉपर की हेल्प से हम जो H2SO4 होता है उस H2SO4 को डाल रहे हैं, H2SO4 को डाल रहे हैं। जब हम इसमें H2SO4 को डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोई एक गैस बनेगी और इसमें से एक कोई गैस निकलेगी, यही है मतलब टेस्ट ट्यूब यही है। उस एक मिनट, टेस्ट ट्यूब वही है, ये वही टेस्ट ट्यूब है, केवल हमने H2SO4 डालने के बाद इसमें ये कॉर्क लगा दिया है और ये कॉर्क में एक बीच में पाइप लगा है। जब यदि इसमें कोई गैस बनती तो इसमें से क्या हो जाए, इस पाइप में से क्या हो जाए, वो गैस बाहर हो जाए, इसलिए लगाया है। जब हम इसको मिलाएंगे H2SO4 को तो क्या होना चाहिए, एक गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो दो चीज़ें ले रहे हैं, NaCl प्लस H2SO4, क्या बनना चाहिए, HCl प्लस NaSO4। हाँ HCl गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, ध्यान से देखो, ये जो निकासी पाइप है, इस निकासी पाइप से अब कौन सी गैस निकल रही है, HCl गैस निकल रही है। हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हम आपको ये समझा रहे थे कि जलीय विलयन में केवल H+ आयन देते हैं क्या अम्ल हमने आपको बताया था कल कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्या केवल जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं या फिर H+ आयन सॉलिड स्टेट में या गैसियस स्टेट में भी देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ले ली और हमने HCl गैस बना ली है। HCl गैस यदि यहाँ से निकल रही हैं, हमारे पास लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर यदि एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो बता देता है कि दिया हुआ जो पदार्थ है वो अम्ल है या फिर एसिड या फिर बेस, कौन सी चीज़ है। तो यदि हम इसके पास में लिटमस पेपर लेकर आते हैं, अभी ये गैस है, यहाँ से गैस निकल रही है, एक लिटमस पेपर यदि इस पाइप के पास में लेकर आते हैं, आपको तो पता है HCl है, तो आप कौन सा लिटमस पेपर, आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि जो लिटमस पेपर है वो नीले से कैसा हो जाना चाहिए, अब लाल हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप इसके पास लेके आए तो आपने क्या देखा, उसका कलर चेंज हुआ ही नहीं है, इसका वैसे ही का वैसा है। क्योंकि ये जो HCl आपने लिया है वो कौन सी स्टेट में ले रहे हो, गैसियस स्टेट में ले रहे हो। अब सूखे लिटमस पेपर की जगह पे आप गीला लिटमस पेपर लेकर आओ, और जब गीला लिटमस पेपर इसके पास में लेकर आओगे तब आप देखोगे कि उसका कलर कैसा हो गया है, चेंज हो गया है। ब्लू से वो फिर से किस में चेंज हो गया, रेड, ब्लू से रेड हो गया।
तो इसका मतलब ये है कि अम्ल केवल जो जलीय विलयन होते हैं या पानी होता है उसमें क्यों कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। इसको इतना समझ गए कि आप लोग यहाँ से गैस निकलती है वो गैसियस स्टेट में है। जब हम लिटमस पेपर को उसके पास लेकर जाते हैं तब लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन यदि हम गीले लिटमस पेपर को लेकर जाते हैं तो जो लिटमस पेपर उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्ल हैं, इसको मिटा देते हैं ज़रा। हाँ, गैसियस स्टेट में था। इस पूरे प्रयोग से हमें ये पता चलता है कि अम्ल जब जल के साथ मिलाए जाते हैं तब हमें H+ आयन मिल जाता है। अम्ल जब जल के साथ मिलाए जाते हैं तब H+ आयन मिल जाता है, और यदि जल उपस्थित नहीं है तो वो H+ आयन नहीं देंगे। ठीक है, एक बात हो गई। जैसे हम एक अम्ल ले लेते हैं यहाँ पर, कौन सा? अगर जल नहीं है तो वो कोई सारी आयन नहीं देंगे। हाँ, आयन कैसे देंगे प्रभु? जल यदि नहीं है तो आयन कैसे मिलेगा? यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपका HCl का। अम्ल की जगह पर हमने ले लिया है HCl और जल की जगह पर ले लिया है H2O। क्या बनेगा? हमें H+ आयन तो मिलना है। H3O प्लस है माइनस है? प्लस क्लोरीन, क्लोरीन माइनस। अब सर हमें समझ में नहीं आया कि H+ आयन कहाँ है इसमें, है ना? देखो 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 देखो, जैसे मान के चलो ये हम यहाँ पर एक साइड में बना लेते हैं कि हम इसको मिला रहे हैं। ये एक बीकर है, इसमें हमने क्या लिया है? अम्ल और जल दोनों चीज़ें ली हैं। ये यहाँ पर अम्ल और जल दोनों चीज़ें उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर अम्ल भी है, HCl भी है और H2O भी है। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें H3O+ आयन मिल जाएगा और क्लोरीन माइनस आयन मिल जाएगा। अब H+ आयन यहाँ पर लिखा है हमने क्या कि अम्ल और जल मिलाने पर क्या मिल जाते हैं? H+ आयन मिल जाते हैं। लेकिन सर हमें यहाँ H+ आयन तो मिला नहीं, हमें तो मिला है H3O+ आयन मिला है। तो होता ये है कि जब जल में ये HCl जाएगा तो H+ आयन देगा और प्लस में H2O तो वहाँ पर पहले से उपस्थित है ही, क्योंकि जल में ही तो H+ आयन दे रहा है। तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो हाइड्रोजन होता है वो H2 लिखा जाता है, द्विपरमाणविक होता है। यदि एक परमाणु है तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये पानी के अंदर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएगा। पानी का ही जो कण होगा दूसरा, जल का एक और कण होगा H2O, उसके साथ बना लेगा क्या? H3O+। तो आप चाहे H+ आयन बोल दो, चाहे आप H3O+ आयन बोल दो, समझ में आना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो। कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या दे देता है आपको? H+ आयन। तो ये भी बोल सकते हैं हम, और इसको भी बोल सकते हैं। इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है इसको। सर ये हाइड्रोनियम क्या होता है? हाइड्रोनियम ऐसे पढ़ते हैं H3O+। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। हाँ, यहाँ देखेंगे, हम अभी देख रहे थे क्या कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है। इसका मतलब कि पानी में जब क्षार को मिलाया जाता है और पानी में जब अम्ल को मिलाया जाता है तब कैसी अभिक्रिया होती है। हम देख चुके हैं कि पानी को और जब अम्ल को मिलाया जाता है तो क्या होता है? पानी और अम्ल मिलाते हैं तो या तो H+ आयन बोल दो या हाइड्रोनियम आयन हमें मिल जाते हैं। इतना क्लियर हो गया हो तो इसको मिटा दें। इसके बाद क्या देखना है अब हमें? अम्ल, जल और क्षार का क्या होता है। अब हम क्या लेंगे? यहाँ पर एक क्षार ले लेंगे और एक हम ले लेंगे जल। जब जल को और क्षार को मिलाया जाता है तब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन लेना है। हाइड्रोक्साइड या Cl OH माइनस का वहाँ हमें H+ आयन मिला था, यहाँ हमें कौन सा आयन मिल जाएगा? OH- आयन मिल जाएगा। अच्छा, क्षार जो होते हैं वो जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। घुल गए तभी तो सोडियम अलग और हाइड्रोक्साइड अलग। जैसे यहाँ NaOH ले लेते, एक क्षार ले लिया, कौन सा?
OH ले लिया, किसकी उपस्थिति में है, प्लस में लिख दो या ऊपर लिख दो, कौन की उपस्थिति में है, जल की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये सोडियम अलग टूट जाएगा, सोडियम प्लस में टूट जाएगा और हमें OH माइनस अलग मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि जब क्षार को जल में मिलाया जाता है तो OH माइनस आयन मिल जाता है। ये क्षार है, इसको जल में मिला दिया, ये क्षार जो है जल में घुलनशील है, घुल गया, सोडियम अलग टूट गया और OH जो है वो हमें अलग मिल गया, OH माइनस अलग मिल गया। तो हम लिख सकते हैं उसको, तो हम क्या लिखेंगे, एक और उदाहरण देख लो, एक कोई और क्षार देख लो। एक और क्षार दिया है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी दिया है। सब में क्या हो रहा है, हाँ हाइड्रोक्साइड। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम अलग मिल जाएगा और OH माइनस आयन अलग मिल जाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ पे, चलो लो, आप ठीक है, प्लस लिख दो या ऊपर लिख दो तो रहेगा, तो वो जल के साथ में ही ना, ये भी जल की उपस्थिति में क्या करेगा, मैग्नीशियम प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। हाँ लिख लो। क्या पता चला हमें इससे, हमें ये पता चला जब क्षार को जल में मिलाया जाता है तब हमें OH माइनस आयन मिलता है। दोनों चीज़ें समझ गए। क्षार जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है, जलीय विलयन में अम्ल H प्लस आयन देते हैं, जलीय विलयन में क्षार OH माइनस आयन देते हैं। जब जलीय विलयन में अम्ल H प्लस आयन दे देते हैं तो वो विद्युत का सुचालक हो जाता है और OH माइनस आयन से लेकिन नहीं होता है। अम्ल में H प्लस आयन और क्षार में OH माइनस आयन। क्या इससे नहीं जलेगा, इनसे नहीं जल पाएगा, अम्ल से लेकिन जल जाएगा। कहाँ पे, ये प्लस इससे काम नहीं बनेगा। ये प्लस देखो हमने क्या बताया आपको, H2O बताया, इसके साथ में क्या करता है, H प्लस आयन क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कि मतलब पोटेशियम का वो है ये संकेत, पोटेशियम OH हाइड्रोक्साइड। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और OH माइनस आयन में टूटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है पोटेशियम और OH माइनस आयन में टूट गया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम और OH माइनस आयन में टूट गया है। क्या बता रहे थे इसके पहले हम, ये प्लस होता है। हाँ ये जो है ना तुम पूछ रहे थे, अब H प्लस आयन बनाया है उसने, हाइड्रोनियम आयन बनाया है। ये हाइड्रोनियम आयन ही तो विद्युत की सुचालक, मतलब विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन OH माइनस यदि आयन रहेगा, ये वाला आयन, ये रहे या फिर ये रहे, ये दोनों कैसे हेल्प करेंगे बताओ, ये दोनों हमारी हेल्प कर पाएंगे क्या उससे? ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बन पा रहा ना, हमें तो हाइड्रोनियम आयन बनाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया टॉपिक। अगला देखो क्या दिया है। हाँ ये अच्छा टॉपिक है। यहाँ यहीं से pH कॉन्सेप्ट आ जाता है आपको। pH पढ़ा था आप लोगों ने, pH वैल्यू पढ़ी थी? अभी तक pH के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। देखते हैं अम्ल, अम्ल और क्षार विलयन जो है वो कितने प्रबल है? देखो ध्यान से समझो क्या बता रहे हैं हम। यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो ज़रा। हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक एसिड की। और यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा,
और वीक बेस। अब शायद समझ पा रहे होगे, या कोई इसका मतलब ये है कि कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ पर एक नींबू पानी का ग्लास भरा हुआ है, नींबू पानी है जिसमें, और एक इतना ही बड़ा गिलास है जिसमें केवल नींबू ही नींबू है। तो आप बता सकते हो, आप इजीली बोल दोगे कि सर कि ये जो नींबू पानी वाला है ना, ये जो है ये वीक है, और आप बता दोगे नींबू पानी है ये, और इसमें केवल नींबू का रस डला हुआ है उतनी मात्रा में, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इससे क्या पता चलता है आपको? भाई देखो, दोनों चीज़ों में दोनों जो बीकर लिए हुए हैं, गिलास लिए हुए हैं, दोनों में नींबू का पानी है ना, लेकिन एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ठीक है, यदि ये नींबू है, यदि ये एसिड है, तो ये कौन सा आयन दे रहा होगा? H+ आयन दे रहा होगा। ध्यान से सुनना क्या बता रहे हैं। H+ आयन की मात्रा किस में ज़्यादा देखोगी? इस वाले में ज़्यादा होगी कि इस वाले में ज़्यादा होगी? इस वाले में अधिक होगी ना। इसमें H+ आयन भरे हुए हैं, इसमें कम होंगे। जल के साथ होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में जल तो होगा, जब तो वो लिक्विड स्टेट में है ना। नहीं समझे भाई, ये भी तो लिक्विड स्टेट फॉर्म में है, उसके पास कुछ H+ आयन तो होगा, लिक्विड स्टेट में है यदि तो H+ आयन, हाँ इसमें भी होगा, लेकिन इसमें H+ आयन क्या होगा? कम होगा। इतना समझ पा रहे क्या? देखो, हमने ये पढ़ा था, इसको हटा देते हैं जरा। हमने ये पढ़ा था, जो एसिड होगा, एसिड जो होगा वो हमें H+ आयन देगा, और जो बेस होगा वो हमें OH- आयन देगा। तो हम एक बात यहाँ से तो निष्कर्ष ये हम निकाल सकते हैं कि यदि किसी विलयन में H+ आयन ज़्यादा है तो वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। और यदि हम कहें कि किसी विलयन में OH- आयन ज़्यादा है तो कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जिसमें जितना ज़्यादा H+ आयन है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें जितना ज़्यादा OH- आयन है उतना ही ज़्यादा वो क्या है? उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। OH- यदि ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और यदि H+ आयन ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। इसके बाद एक चीज़ और आती है, ये तो समझ गए ना? हाँ, इसके बाद एक थोड़ा सा और है। ये हमने ये समझ लिया कि यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें H+ आयन ज़्यादा है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें OH- आयन ज़्यादा है। दो एग्जांपल यदि हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक HCl लिख लिया और यहाँ पर हमने H2SO4 लिख लिया। अभी केवल हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। यहाँ मान के चलो कि यहाँ पर हमारे पास 100 H+ आयन है और यहाँ पर 80 H+ आयन है, तो आप हमें बता सकते हो कि कौन सा जो एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिसमें H+ आयन ज़्यादा है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जिसमें कम है वो वीक होगा। हाँ, नहीं मिला देंगे तो या तो स्ट्रॉन्ग या तो वीक, उसका बीच का मिल जाएगा ना फिर अपन को। अब एक बात बताओ, मैं इसमें H+ आयन है, क्या इसमें OH- आयन भी होंगे? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। H+ आयन के साथ साथ OH- आयन भी होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। एक देखो, एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो जरा, पेज पलटाएंगे तो डायग्राम मिलेगा आपको। ये उदासीन है, लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा अम्ल मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेंगे क्षार। यहाँ पर मिलेगा आपको 0, और सॉरी, यहाँ पर आपको मिलेगा 14। मिला क्या इतना? यहाँ पर आपको मिल जाएंगे H+ आयन, और यहाँ पर आपको मिलेंगे OH- आयन। देखो, ये एक pH स्केल होता है,
ये क्या है? पीएच स्केल। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक होता है। ओनली 14 तक होता है। अब इसमें हमें पता क्या चलता है? देखो उसमें आप देखोगे जब डायग्राम में, तो आप देख पा रहे हो कि इस साइड जब आप आ रहे हो तो इस साइड H प्लस आयन जो है उनकी सांद्रता ज़्यादा है, और जब हम इस साइड आ रहे हैं तो OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा है। यहाँ OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा है। लेकिन यहाँ H प्लस के साथ साथ OH माइनस आयन भी है, और यहाँ पर OH माइनस आयन के साथ साथ H प्लस आयन भी उपस्थित है। ये जो है ये पीएच स्केल होता है। जैसे हम आपसे बोलें कि हमारे पास 2 एसिड हैं, एक एसिड है एसिड नंबर 1 या एसिड नंबर A, और एक एसिड है एसिड नंबर B, ठीक है। और दोनों एसिड का हम आपको पीएच बताते हैं। एक का पीएच है 4.0 और एक का पीएच है 3.0। समझ रहा? 2 एग्जाम्पल दिए हमने, एक एसिड A एक एसिड B। एक का पीएच कितना है? 4.0, एक का पीएच कितना है? 3.0। तो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? देखो यहाँ आपको मिल जाएगा 4 और यहाँ मिलेगा आपको 3। तो अब हम पढ़े थे कि जिसमें H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो 3 होगा स्ट्रॉन्ग कि 4 होगा? 3 होगा ना, फिर 4 क्यों कह रहे थे? यदि हम आपसे बोल दें यहाँ और होता है, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, तो कोई आपको 2 एग्जाम्पल दे दे या ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाए तो बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा। जितना कम पीएच है उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ पर pH 6 है और pH 1 है, pH 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जितना कम होगा उतना pH का मान जितना कम होगा वही उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। ऐसा यदि हम आपसे यहाँ पर बात करें कि बेस है, 2 एग्जाम्पल है A और B। एक का जो pH है बेस का वो 14 है और एक का जो है वो 10 है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ? बहुत बढ़िया, 14। 10 बोल रहा था कोई। क्यों नहीं आ रहा समझ में? देखो बेस के बारे में जब बात करेंगे तो बेस में स्ट्रॉन्ग बेस वो कहलाते हैं जिनमें OH माइनस आयन ज़्यादा होंगे। इनमें से 14 में और 10 में से किस में OH माइनस आयन ज़्यादा है? यहाँ पर OH माइनस आयन ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है? तो 14 होगा ना स्ट्रॉन्ग बेस। जब बेस की बात कर रहे हैं तो OH माइनस आयन पे पहुँचे, कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पर जब H प्लस आयन ज़्यादा है, जिसमें जैसे मान के चलो 1 है और 3 है, तो H प्लस आयन 1 के पास ज़्यादा है कि 3 के पास ज़्यादा है? 1 के पास ज़्यादा है। हाँ, ये होता है उदासीन। रुको जरा, ये हो गया हमारा उदासीन हो गया। जब इससे 7 से आप यहाँ चलोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा वीक, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग, फिर ऐसे बढ़ते जाओगे तो ये बढ़ते क्रम में मिल जाएंगे। और इस साइड जाओगे तब भी यही होगा। ये हो गया उदासीन, ना एसिड है ना बेस है, उदासीन है, न्यूट्रल है। इस साइड चले अपन तो आपको बेस मिले, बढ़ते क्रम में बढ़ते जाओगे 14 पे पहुंचोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा। यहाँ पे वीक, फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, फिर और स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग 14 पे पहुंच गए। ऐसा यहाँ पे देखोगे 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, तो इस साइड पहुँचेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता जाएगा। यहाँ कन्फ्यूजन होती है। यहाँ कन्फ्यूजन क्या होती? हाँ, यहाँ कन्फ्यूजन यही होती है कि ये स्ट्रॉन्ग है कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो अपन लिख के जाते हैं कि 4.0 स्ट्रॉन्ग है जबकि 3.0 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया पीएच स्केल।